अध्यक्ष जी, इस सदन में यह फैसला हुआ है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं और सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं, उनके ऊपर इकट्ठे चर्चा की जाए। मैं विशेष करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो संबंधित डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ। बहुत ही एक विचित्र परिस्थिति में यह बहस इस सदन में हो रही है। बेहतर यह रहता कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बजट के ऊपर चर्चा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कराई जाती। 5 और 6 अगस्त को अध्यक्ष जी एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है आजाद भारत के इतिहास में कि एक प्रदेश को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, ये ना किसी कूटनीति के तहत किया गया। मैं ये कह दूं, 2 केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बांटा गया है। एक को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक को नहीं बनाया गया। मैं अपनी बात अपनी बात को संशोधित कर लेता हूं कि एक प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और उस प्रदेश में से कुछ हिस्से को विभाजित करके दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगर मैं इसको ठीक तरह से एक कानूनी तरीके से आपके समक्ष रख सकूं। पर अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, ये किसी कूटनीति के तहत नहीं किया गया, ये किसी राजधर्म के तहत नहीं किया गया। ये बहुत ही एक संकीर्ण विचारात्मक दृष्टि से किया गया है, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम इस देश को भुगतने पड़ेंगे। आप सुन लीजिए, जब आपका मौका आएगा आप बोल लीजिएगा। पर अध्यक्ष जी, अभी यह किस्सा समाप्त नहीं हुआ है। ये सारा मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है कि धारा 370 को जो खत्म किया गया, जम्मू कश्मीर को विभाजित किया गया, इसकी बहस अभी उच्चतम न्यायालय में चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक नतीजा उस बहस का उच्चतम न्यायालय में निकलेगा। पर इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि सरकार ने जम्मू को किस तरह से अंजाम दिया गया। और मैं ये आपके समक्ष इसलिए रखना चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्योंकि ये जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसकी एक पृष्ठभूमि है, उसका परिप्रेक्ष्य है और उस परिप्रेक्ष्य को इस सदन में उजागर करना बहुत जरूरी है। 40,000 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। अतिरिक्त 40,000 अर्धसैनिक बलों को तैनात करके 5,161 लोगों को नजरबंद करके 609 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेकर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और उस पर भी आता हूं, सुन लीजिए, जब आपका मौका आएगा तब बोल लीजिएगा, सुनने का धैर्य रखिए। और अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है और चिंता की बात यह है कि आज भी हमें यह नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर के कितने लोग भारत की अनेक जेलों में अलग अलग सूबे में बंद हैं। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि सरकार सदन के पटल के ऊपर एक सूची रखे कि कितने जम्मू कश्मीर के ऐसे लोग हैं 5-6 अगस्त 2019 के बाद जिनको इस देश की अलग अलग जेलों में या तो गिरफ्तार करके रखा गया है या नजरबंद करके रखा गया है। और मैं इसके साथ साथ ये बात भी कहना चाहूंगा कि आज तक सरकार की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया कि 3 मुख्यमंत्रियों को
तीन भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, श्री ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उन तीनों को नजरबंद क्यों किया गया और उनके ऊपर पीएसए क्यों लगाया गया? ये संतुष्टि की बात है कि श्री फारूक अब्दुल्ला जो इस सदन के सदस्य हैं उनको छोड़ दिया गया है, पर मैं ये मांग करना चाहता हूं सरकार से कि श्री ओमर अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर पीएसए की कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, और जो संविधान ने हमको हक दिए हैं उनके ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात है। मैं सरकार की इस कार्रवाई का खंडन करना चाहता हूं। और देखिए, सारा इंटरनेट बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का जो संवाद था, जो संचार था, वो पूरी दुनिया से काट दिया गया। और ये जो लॉकडाउन था, ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, पूरे 5 महीने चला। और जब 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया कि राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, उसके बाद भी हमारे जो कानून मंत्री हैं ऐसे ऐसे सर हिला रहे हैं। मैं इनको पढ़ ही देता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था, क्योंकि हमारे पुराने साथी हैं, इनसे बहुत बहस करने का मौका मिलता रहा है। तो मैं इनको आजकल आप बदल गए हैं। मैं पढ़ देता हूं एक अंश, मैं एक पढ़ देता हूं। Conclusion, we declare that the freedom of speech and expression and the freedom to practice any profession or carry on any trade, business or occupation over the medium of internet enjoys constitutional protection under Article 19(1)(a) and 19(1)(g). The restriction upon such fundamental rights should be in consonance with the mandate under Article 19(2) and 6 of the Constitution, inclusive of the test of proportionality. मैं अगला सी भी पढ़ देता हूं आपका। An order suspending internet services indefinitely is impermissible under the temporary suspension of telecom services, Public Emergency or Public Services Rule 2017. Suspension can be utilized for temporary duration only. D. Any order suspending internet issued under the suspension rules must adhere to the principles of proportionality and must not extend beyond necessary duration, वगैरह वगैरह वगैरह। और आगे लाभ मिनिस्टर साहब इसका जवाब दे, तो अब कोर्ट की तरफ बहस हो जाए, लाभ मिनिस्टर साहब जवाब। मैं अपनी बात पूरी कर लूं अध्यक्ष जी, फिर ये जवाब दे देंगे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, अगर आप आसन को संबोधित करते हुए मंत्री जी को संबोधित करते तो मैं इनको नहीं बुलाता। आपने कहा कि मेरे, आप इनको बुला दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं अध्यक्ष जी। मैं एक वाक्य बोल के तो पूरा जवाब दे देंगे। शंकर जी, एक मिनट, पूरा जवाब दे देंगे। पूरा जवाब इनको इजाजत नहीं दूंगा। मैं पूरा जवाब दे देंगे। मैं अध्यक्ष जी, मैं इसी के ऊपर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 10 जनवरी 2020 को यह फैसला आया, पर आज तक 18 मार्च 2020 हो गई, पर पूरी तरह से इंटरनेट वहां पे बहाल नहीं किया गया। वहां पे जो इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है वो 2G की सुविधा दी जा रही है। आज तक जो 4G और 5G 5 अगस्त से पहले, 5 और 6 अगस्त 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर में चलता था, उसको आज तक नहीं बहाल किया गया है। और मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं कि क्या ये उच्चतम न्यायालय के फैसले की अवमानना तो नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि अवमानना है, पर हां, एक बुनियादी सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले की अवमानना कर रही है? और इसके ऊपर मंत्री जी या सरकार की तरफ से विस्तृत जवाब की हम उम्मीद करते हैं अध्यक्ष जी, जब सरकार जवाब देगी आपकी अनुमति से। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि जो आतंकवाद की ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आज नहीं पैदा हुई है और कई सरकारों ने इससे निपटा है।
हमारी सरकार ने भी इससे निपटा है और इससे पहले जब आपकी सरकार थी तो उसने भी निपटा है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आप 7 महीने तक इंटरनेट बंद कर दीजिए और इतने लाखों और लाखों लोगों को इनकन्वीनियंस पहुंचाइए। ये उसकी कोई जस्टिफिकेशन या उसकी पृष्ठभूमि नहीं हो सकती। मैं आगे चलते हुए अध्यक्ष जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसका सबसे नकारात्मक जो असर है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों पे पड़ा। 7 महीने तक स्कूल बंद रखे गए। 11,308 स्कूल 7 महीने तक बंद रखे गए। 837 हाई स्कूल, 410 हायर सेकेंडरी स्कूल, 4,225 मिडिल स्कूल, 5,836 प्राइमरी स्कूल। ये सबसे बड़ा जो नुकसान है जो फैसला सरकार ने लिया 5-6 अगस्त को, अगर सबसे बड़ा कोई नुकसान हुआ है और सबसे बड़ा कोई खिलवाड़ हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर के उन मासूम बच्चों और उनकी पढ़ाई के साथ हुआ है। पर अध्यक्ष जी जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत ही चिंताजनक बात है, जो वहां पे न्यायपालिका का पूरी तरह से कलैप्स हुआ है। मैं आ रहा हूं, सुन लीजिए मंत्री जी, सुन लीजिए, उस पर भी आ रहा हूं, जरा सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी जो सबसे बड़ी त्रासदी हुई है कि न्यायपालिका पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में बैठ गई है और बहुत जिम्मेवारी से मैं ये बात कह रहा हूं। हिबियस कॉर्पस एक ऐसा यंत्र है भारत के संविधान में जिसके तहत एक नागरिक आर्टिकल धारा 21 के तहत, संविधान की धारा 21 के तहत अपने जान और माल की रक्षा करता है। जब किसी अदालत में हिबियस कॉर्पस दायर की जाती है अध्यक्ष जी, तो उस न्यायालय का सारा कामकाज रोककर सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाती है। और जम्मू कश्मीर में क्या हाल है, 1 अगस्त 2019 के बाद 459 हिबियस कॉर्पस पिटिशंस लंबित हैं। 459 जो हिबियस कॉर्पस पिटिशन है वो लंबित है और उसमें से जम्मू बेंच में 41 हैं और जो बाकी 400 से अधिक हैं वो कश्मीर बेंच में लंबित है। तो ये किस तरह का मुल्क हम बना रहे हैं कि जिस मुल्क में न्यायपालिका हिबियस कॉर्पस की पिटिशन सुनने के लिए तैयार ना हो, 7-7 महीने तक हिबियस कॉर्पस की पिटिशन लंबित रहे। ये किस तरह की व्यवस्था का, किस तरह के मुल्क का हम निर्माण कर रहे हैं, किस तरह से संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत संवेदनशीलता से और गंभीरता से इस सदन को इसे सोचना चाहिए। और ये जो कदम उठाया गया इसकी आर्थिक कॉस्ट, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो क्या हुई है? वो इकोनॉमिक कॉस्ट अध्यक्ष जी कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्री के लिहाज से 4 महीने में 120 दिन में 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर लॉस्ट $2.4 billion worth of its economy in the 4 months after the 5th and 6th August decision. And these are not my figures, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये जम्मू कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से अधिकृत तौर पर रिपोर्ट जारी की गई है। जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके पैरा 9.1 में इस बात का जिक्र किया है कि 70% जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं वो कृषि और कृषि से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर निर्भर है। और इस कृषि क्षेत्र का इस पिछले 7 महीने में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो सेब की खेतीबाड़ी है, जो 12 से 15% है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की, जो सेब की खेतीबाड़ी है, भारत में जितना सेब उत्पादित होता है उसमें से 2/3 सेब सिर्फ जम्मू कश्मीर में उत्पादित होता है। 2016-17 में अध्यक्ष जी सेब के कारोबार से 6,500 करोड़ रुपया
आपके जम्मू कश्मीर के लोगों ने कमाया था। 33 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है और अक्टूबर तक 50% जो सेब था उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई थी, उस सेब को उठाया नहीं गया था। इतना बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर का इस फैसले के वजह से हुआ है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दूसरा उद्योग कौन सा है कृषि के बाद? दूसरा उद्योग है पर्यटन, टूरिज्म। और टूरिज्म इंडस्ट्री जिस तरह से वह पूरी तरह बैठ गई है, 5000 वहां पे ट्रैवल एजेंट है, 5000 ट्रैवल एजेंट जिनकी रोजी रोटी पर्यटन पे चलती थी, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। टूरिज्म 6.8% जम्मू कश्मीर की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। वर्ष 2016-17 में इकोनॉमिक सर्वे के तहत 12 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे। वर्ष 2019-20 में यह अनुमान था कि 21 लाख वहां पे पर्यटक जाएंगे। जुलाई 2019 तक 5,21,000 सिर्फ पर्यटक गए थे और उसके बाद जो पर्यटन का उद्योग है जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से समाप्त हो गया है, बैठ गया है। टूरिज्म पर्यटन से 5,28,000 सीधे सीधे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। 26 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां इससे जुड़ी हुई हैं। पर्यटन से जुड़ी हुई जो इंक्वायरीज है इंटरनेट पे 50% इस फैसले के बाद गिर गई हैं। 1000 जो हाउस बोट्स हैं वहां पे खाली हैं और 50,000 जो नौकरियां हैं वो जो कारपेट का उद्योग है, जो जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही लघु उद्योग है, 50,000 लोगों का रोजगार चला गया है क्योंकि इंटरनेट बंद करने से वो अपने कस्टमर से बात नहीं कर सके और क्रिसमस और न्यू ईयर ईव से पहले जो वो कारपेट जो कालीन बाहर भेजते थे वो कालीन बाहर नहीं भेज पाए हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार इससे ओझल है। अगर आप सरकार का बजट एस्टिमेट देखिए तो पर्यटन से जितनी कमाई सरकार को होनी थी 2019-20 में वो 1670 करोड़ थी। इन्होंने खुद ही उस अनुमान को घटाकर वर्ष 2020-21 में 1170 करोड़ रुपया कर दिया है। 33% जो सरकार को आमदन होनी थी जम्मू कश्मीर से पर्यटन से वो खुद ही इन्होंने बजट में घटाई है। अगर किसी क्षेत्र का अध्यक्ष जी अगर कोई क्षेत्र बढ़ा है तो वो सिर्फ जो गृह विभाग है, जो होम मिनिस्ट्री है, जो पुलिस से संबंधित है, सिर्फ उसका बजट बढ़ा है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के बजट को अपने संज्ञान में लें, जो रेवेन्यू बजट है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर का 11,627 करोड़ में से 68.70% जो पैसा है वो सिर्फ गृह विभाग के ऊपर खर्चा जा रहा है। अगर आप प्रशासनिक और सोशल सेक्टर के रेवेन्यू बजट को जोड़ के संज्ञान में लें तो 24.96% पैसा सिर्फ गृह विभाग के ऊपर खर्चा जा रहा है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आप दल से, आप जबर से, आप जोर से जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चला लेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 मिनट और लूंगा, ये अनसस्टेनेबल मॉडल है, ये नहीं चलेगा। सरकार 1,01,428 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर के लिए बजट लेके आई है। मैं सरकार को अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जहां पर सामाजिक शांति नहीं होगी वहां पे आर्थिक विकास और आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती। और जो फैसला आपने लिया 5 और 6 अगस्त को, आपने जम्मू कश्मीर की जो सामाजिक शांति है उसको तहस नहस करके रख दिया और इसीलिए आप रोज अब अपना कदम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जो वहां के मूलभूत रेजिडेंट्स हैं उनको अख्तियार दिए जाएंगे, कभी धारा 371 की बात करते हैं, क्योंकि आप भी अब ये सोच रहे हैं, चाहे कबूल करें ना करें, कि 5-6 अगस्त को जो हुआ था वो बहुत बड़ी भूल थी। और अंत में मैं अध्यक्ष जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कश्मीर का आवाम चीख चीख के हमसे ये कह रहा है कि किस किस के हाथों पर ढूंढूं लहू अपना, किस किस के हाथों पर ढूंढूं लहू अपना। तमाम शहर ने तो पहन रखे हैं दस्ताने से,
इस शहर में ना खिड़की खुलती है ना दरवाजा, इस शहर में ना खिड़की खुलती है ना दरवाजा, चाहे बारात हो या वारदात। सरकार से मेरा आग्रह है, अपने कान खोलिए, जम्मू कश्मीर की आवाज को सुनिए, नहीं तो जो परिस्थिति बनती जा रही है, बहुत ही भीषण परिस्थिति बनती जा रही है, और आपके 1 लाख करोड़ के बजट से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।